अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस सुन रहा है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नज़रें हैं, क्योंकि इस केस का फैसला ये डिसाइड करेगा कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी रहती है या फिर हुकूमत में बांटी हुई इजाफी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएँ, जिससे हुकूमत ज़ाहिर कमज़ोर हो जाएगी। मगर इस केस में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अदालत में ये बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले की गलत तशरीह की है और पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दिया, जबकि फैसले की स्पिरिट ये नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में एक इजाफी नोट में ये कहा कि वकील इलेक्शन कमीशन ने जो दलाइल दिए उसने इंतखाबी अमल और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन हमें ये बताए कि PTI को बाहर करके मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था और अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। फिर उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन हमें मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड यानी यकसा मौके दिए और अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है। फिर PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क सामने आए हैं। इसी पर बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले से में जो है सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, साफ शफाफ इलेक्शन, अच्छा अभी फजलुर रहमान साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसके नताइज हम तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और दोबारा से इंतखाबात कराने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ PTI ये जो मैंडेट चोरी का ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है। फिर तीसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठा रहा है। तो देयर आर टू मैनी पीपल ऑन वन साइड। अब होगा क्या? देखिए, आपने 3 तरफैन तो गिनवा दी हैं, मौलाना साहब की, PTI की वगैरह। जो असली तरफैन है ना, उसमें अवाम है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये 8 फरवरी के इलेक्शंस पे जो रद्द अमल नज़र आया वो अवाम का नज़र आया। अवाम ने कहा जी कि ये हमने तो इनको वोट नहीं दिए थे, ठीक है, इनको वोट दिए थे। फिर उसके बाद खवास की बात आती है और उधर भी बातें शुरू हो गई कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, ये फ्री नहीं है। ठीक है। अब ये है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इलेक्शन, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, इससे थोड़ा पीछे जाएं तो सिचुएशन देखें जी। सिचुएशन ये है कि तारीख ही नहीं आ रही। हाँ। सदर पाकिस्तान का खत जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी इरशाद फरमा रही है कि तारीख दीजिए और 3 महीने और वगैरह वगैरह, और वो दरखौरे इतना ही नहीं समझा जा रहा। इसी सूरत हाल में हमने देखा कि बल्ला छिन गया एक बहुत बड़ी पार्टी से। तो ये जो तरफैन है ना, ये जरा काफी ज्यादा से हैं। अब उसमें आप शामिल कीजिए अमेरिकी करारदाद कि अब दूसरे मुल्क भी बीच में शामिल हो गए। उसके ऊपर तुर्रा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट किस्म के मौजू पे बात करते हुए, यानी आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पे बात करते हुए, बहस करते हुए, फिर इस पे एक सवालिया निशान उठा दिया। मशकूक हो गया इलेक्शन 8 फरवरी का, बिल्कुल पक्का हो गया कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन, और वो ये मैं बात कर रहा हूं अवाम और ख्वास की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी माजी के उस पे, मैं तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूं। जरा सुनिएगा, 2-3 जरा स्टेटमेंट्स देखिएगा, और खास तौर पे वो लोग जो बड़ी तवज्जो से ये सारा कुछ देख रहे हैं, वो जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट जरूर पढ़ें और जरा गौर से पढ़ें, बैनुस्सुतूर भी पढ़ें कि क्या है। देखिए, अदालती फैसले की गलत तशरीह करके, अदालती फैसले की गलत तशरीह करके एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया। इसमें 3 चीजें हैं। आगे सुनिए, मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का केस नहीं, बल्कि अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। लीजिए जी, अब आगे आपके फंडामेंटल राइट्स। तो आप अगर जिहतें देखेंगे ना इसमें, तो इस वक्त जो चल रही है, जो ये सूरत हाल, ये जो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे नज़दीक इसके बड़े दूररस नताइज निकलने वाले हैं। और ये एक इंतहाई यानी बहुत ही ज़्यादा
अहम रुख में ये चीज जा रही है। आगे सुनिए जी। पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया? बतौर जमात ही उनको निकाल दिया, जो कि हमारे सामने है। सुन्नी इत्तेहाद, कभी वाहदतुल मुस्लिमीन, कभी सुन्नी इत्तेहाद, वो बेचारे सड़कों पे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। हमने यानी इंडिपेंडेंस तो ले ली, अब करें क्या? ठीक। देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, लिहाजा क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन भी, तो 2 wrongs don't make a right। और वैसे भी कम से कम इब्तिदा तो करनी चाहिए कि जो अवाम चाह रही है उनके नुमाइंदे जो हैं वो वापस आएँ, लिहाजा ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो तहरीरी जवाब देगा ही, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा सा होना शुरू हो गया है, मेरा तज्जिया मुझे ये कहता है कि अगर ये इसी तरह से रविश चली सुप्रीम कोर्ट की, तो एक चांस ऐसा है कि मशकूक करने के साथ साथ इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में कोई फैसला भी आए। अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं कि जी मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन किधर से आ गया, इलेक्शन किधर से आ गया, तो उनके लिए गुजारिश है, दरखास्त है उनसे कि सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर एनी कोर्ट किसी भी मसले के बारे में बात करते हुए इंसाफ के तकाजों को, याद रखिएगा ये बॉटम लाइन है, इंसाफ के तकाजों को उन्होंने सामने रखना है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट को तो पूरा इख्तियार हासिल है। कानूनी माहिरीन इस वक्त तजब्जब में है, क्योंकि अगर इस किस्म की कोई गुमगू की सूरत हाल आई और सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इलेक्शंस पे कोई धड़ल्लेदार किस्म का, जिसकी मुझे तो बड़ी उम्मीद और यकीन है, कोई उन्होंने बयान पेश कर दिया, तो ये सारा कुछ होगा क्या? ये जो इस वक्त पूरी हुकूमत है, ये सारा जो उसके बाद 8 फरवरी के बाद हुआ, और वो जो फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये वो, इस सारी बहस को इसमें किस जगह पे मुंतज करेंगे? इस वक्त की आखिरी बात जी, सुना ये था कि उनकी खिदमात के इवज, सिकंदर साहब की खिदमात के इवज जो उन्होंने बड़े आसान तरीके से यानी यूं समझिए कि सरंजाम दी 8 फरवरी और 9 फरवरी के इलेक्शन में, उनको किसी जगह पे सफीर बना के भेजा जा रहा है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस सिलसिले में, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में, 2 बातें, क्या वो तहरीरी जवाब देने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? नंबर 2, इनके फैसले आने से पहले ही चले जाएंगे कि फैसला सुन के और उसके बाद फिर किसी जगह पे हिज एक्सीलेंसी बन के सिफारत के ओहदे पर तैनात होंगे? ठीक है। राव खालिद साहब, गलत तशरीह का वर्ड यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जब गलत तशरीह की जा रही थी जिस वक्त, एट दैट मोमेंट, तो क्या कोई वॉच डॉग नहीं होता ऐसे मौके पर, या अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा ऐसा नहीं था जो इलेक्शन कमीशन को इन चेक रख पाता? और बल्ले का निशान जाना पार्टी को आउट करने के मुतरादिफ नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से आपने भी कुछ अर्से पहले बात की थी जब ये फैसला आया था सामने। जी बिल्कुल, मैंने उसी वक्त कहा था कि बतौर पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो तो मौजूद है वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन की। तो पार्टी जब एग्जिस्ट करती है तो उसका निशान भले आप चेंज कर दे, कुछ कर दे, लेकिन अगर आप पार्टी आपकी अपनी वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि जी आप आज़ाद लड़ें या आप ये पार्टी को हाँ जी, ये पार्टी को हम नहीं डील करेंगे उस तरह से। सलमान अकरम राजा साहब गए इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट में गए, किसी ने सुनी नहीं उसकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रार के पास दी। काजी फायद साहब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं उसको कहते, वो रजिस्ट्रार के पास आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट आप नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं रजिस्ट्रार के पास गई, उन्होंने शायद कोई इतराज़ उस पर लगाया। देखिए, तशरीह की बात तो आती है बाद में, फैसला और उसकी तशरीह। पहले हम आइन की बात करते हैं। आइन तो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और स्टेट के दरमियान। वो ये कहता है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। उसमें कोई इफ़ या बट नहीं है, उसमें कोई प्रोविज़ो नहीं है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल, किसने वायलेशन की, किसने डेट देनी थी, किसने इलेक्शन कराने थे 90 दिन के अंदर, किसने तैयार रहना था इस काम के लिए? इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन। आप बाकी कहते रहे जी सुप्रीम कोर्ट पे ये हो गया और फला पे ये हो गया और फिर मर्दमशुमारी आ गई और फिर ये हो गया। ये तो बात की बात है ना। 90 दिन में जब असेंबली डिसॉल्व हुई उसके बाद 90 दिन में कौन सी ऐसी आफत आई थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे? आप बाद में इल्ज़ाम लगाते रहे हमें फंड नहीं मिले। दूसरा आइन उनको जो कहते हैं उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो उनका बुनियादी काम है साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना। एक
पाकिस्तान के निज़ाम की बुनियाद जिससे उस्तवार होती है, एक इलेक्शन स्कीम बनाना, पोलिंग स्टेशन बनाना, तैनातियां करना, नामजदगियां लेना, पार्टियों को फैसिलिटेट करना, पाबंदियां नहीं लगानी जी, पार्टीज को फैसिलिटेट करना है, कि पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना है। यहाँ उल्टो हो रहा है, तुम भी नहीं लड़ सकते, तुम भी नहीं लड़ सकते, फलां भी नहीं लड़ सकता। उसके इत्तेहादियों को नहीं लड़ने दिया तहरीक इंसाफ के। सुन्नी इत्तेहाद को कहते हैं कि जी आपको तो वो निशान ही नहीं मिल सकता घोड़े वाला, जो आपका इंतखाबी निशान है, आप आज़ाद लड़े, ठीक है। तो वो उनका जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का मैसिव फेलियर है, आइन की वायलेशन, परपेचुअल वायलेशन की है और किए जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से रुके नहीं अभी तक। अभी भी वो जब सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो कोई जरा सी भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया गया कि वो जी गलती हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने गलत तशरीह की है, तो आप कहते कि हाँ जी वो थोड़ा सा, वो कहते नहीं जी हमने तो गलत तशरीह नहीं की, ठीक है, वो माने नहीं माने उसमें, तो बिल्कुल नहीं माने। मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा साहब भी काफी उस पे, अच्छा, यानी बतौर पार्टी पीटीआई को कोई और निशान दिया जा सकता था और उसके बाद वो इलेक्शन उसी पार्टी के तहत लड़ते, बस एक निशान होता और सबका निशान होता। वो जी निशान ना देते, लेकिन एज पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करने में कोई अमर माने नहीं था। अच्छा, उसके कैंडिडेट जब कह रहे हैं मैं पार्टी का कैंडिडेट हूं, पार्टी का लेटर साथ लगा हुआ है, जी, ये फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, लेटर सर्टिफिकेट में निशान आप भले आप कहेंगे बल्ला तो नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि वो तो देखे ना आप, अगर 12-24 घंटे पहले ये फैसला होता है और उसके बाद वो होता है, वो मैं उस पे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो जिस तरह से सारी चीजें, मैं तो आइन की बात कर रहा था और कानून की और ईसीपी की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पीटीआई को तो इलेक्शन से बाहर रखने के लिए पूरी रियासत की मशीनरी, हुकूमती, इंतखाबी, अदालती, सारी मशीनरी लगी हुई थी। उनको तोड़ो फोड़ो, पकड़ो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार थे या फरार थे जो कहते हैं, और ये सारा कर करा के उनके जितने फाल लीडर्स उनको मैदान में नहीं रहने दे गया। उनका आर्टिकल, वो इलेक्शन सिंबल ले लिया, उसकी बुनियाद पे उन्होंने गलत तशरीह करके पार्टी को फारिग कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने पे शिकायत थी, उस पर ईसीपी ने कुछ नहीं किया, और पीटीआई के इत्तेहादियों को भी आज़ाद करार दे दिया, मखसूस नशिस्तों पे बदर बांट कर दी। अब मुझे बताएं, इतना सारा कुछ करके आपने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई है? आपने क्या एक सही इलेक्शन मुल्क में कराएं? एक अफरा तफरी जो है वो पैदा कर अच्छा, तो ये क्या होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट अगर ये दे देता है फैसला इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन को वो कह देता है कि भाई आपने तो जिम्मेदारी पूरी की नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो हुए ही नहीं, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है प्रोसेस? इज देयर अ पॉसिबिलिटी आइन में? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैंने देखा है, पढ़ा है, या सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करता रहा हूँ, लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, लॉ की मेरी बैकग्राउंड है, जी जी, ठीक है। 187 जो आर्टिकल है ना, कंप्लीट जस्टिस जो डिमांड करता है, वो कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन बहुत से केस लॉज हैं, जूरिस्प्रूडेंस है उसके ऊपर। अच्छा। जब आपने कंप्लीट जस्टिस की तरफ आप जाते हैं ना, फिर आप इस फैसले तक पहुंच सकते हैं कि इस वजह से एक फलां फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन से ये सारा प्रोसेस जो है वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से एक पार्टी, बड़ी पार्टी जिसने सारी मुश्किलात के बावजूद उसके सबसे ज्यादा वोट्स हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन आवाम को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है, और उनकी मखसूस नशिस्तों को भी तकरीबन बंदरबांट कर दी गई है उसी बुनियाद के ऊपर। तो ये सारा कुछ जो हुआ है ये बिल्कुल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। इस वजह से इलेक्शन ओवरऑल जो है वो क्रेडिबल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। ये 187 जब वो कंप्लीट जस्टिस पे जाएंगे तो उसको कर देंगे। मैं एक बात करूँगा, साकिब साहब ने अमेरिकी का रेजोल्यूशन का हवाला दिया, जितने आज़ाद मुबस्सर थे पाकिस्तान में, फाफन हो, पत्तन हो, पिलडेट हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूके हो, अमेरिका हो, किसी ने इन इंतखाबात को फेयर तस्लीम नहीं किया, साफ तस्लीम नहीं किया। किसी ने, जीतने वाली पार्टी का पता ही नहीं चला किसी को, और ना किसी ने मुबारकबाद दी। ये हाल है इलेक्शन का। ये तो साकिब अच्छा खासा प्रेशर अब बिल्ड होने वाला है हुकूमत पर, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें इस तनाजुर में कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात कर रहा है, फजलुर रहमान साहब खड़े हो गए कि दोबारा इलेक्शन कराएं, पीटीआई है, फिर इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिन्होंने उठाई हुई है इसके ऊपर बात, अमरीकी करारदाद सामने आई। इज इट अ लॉट टू टेक फॉर गवर्नमेंट?
जी बिल्कुल, ये सिचुएशन तो सीरियस है ही। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से सवालात तो बहुत हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिशां है कि किसी न किसी तरह वो बच जाएं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ये मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। 3-4 सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो 187 का जो इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का, या 184(3) में आज खुद नोटिस भी वो ले सकते हैं, क्या इस इख्तियार की तरफ जाती है या नहीं जाती। क्योंकि बेंच के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारे सामने जो मामला है हम उसी तक रहेंगे। लेकिन ये थर्सडे को आखिरी समाअत हुई थी, तो थर्सडे से लेकर आज तक 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो पीटीआई ने बतौर जमात, बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने बतौर जमात इसमें पार्टी जब वो फ्रीक बनने की दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि पहले जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। दूसरा, बल्ले के निशान केस का जो 13 जनवरी का फैसला था, उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर हुई थी, उसके हवाले से कहा गया है कि हमारी वो दरख्वास्त भी इसी के साथ सुनी जाए। अच्छा। तीसरा इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनकी जानिब से इजाफी नोट लिखा गया है, जिसका एक क्रक्स ये है कि इस मामले को वसी तनाजुर में देखा जाए। इस मामले को आप लिमिटेड करके नहीं देख सकते, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शंस और उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस पर बड़े सीरियस जो वो सवालात हैं। और इलेक्शन कमीशन से भी 2-3 इंपॉर्टेंट जो सवालात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहे हैं। एक ये है कि 2 फरवरी का जो फैसला उन्होंने किया, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी फैसले की गलत तशरीह की। वो ये था कि जो पीटीआई है उसके जो मेंबरान थे उनको तो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन पीटीआई को बतौर जमात भी डिसफंक्शनल कर दिया गया। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर जब 8 फरवरी इलेक्शंस में जीत चुके थे आज़ाद उम्मीदवार, तो वो पीटीआई में शामिल हो जाते। पीटीआई जमात मौजूद थी, हमने तो निशान ही लिया था, तो वो जमात में शामिल हो जाते, और जमात में शामिल होते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ही ना बनता। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर चुका था उसने तो अमली तौर पर उसको गैर फाल कर दिया था। तो ये एक कंट्राडिक्शन है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है। एक और दूसरी बात कि आपने किस इख्तियार के तहत आजाद डिक्लेयर किया। जस्टिस इमार खान मंदोखेल उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था कि जो उम्मीदवार और पार्टी उसके दरमियान ये एक चीज होती है कि उसने आजाद इलेक्शन लड़ना है या किसी निशान के तहत इलेक्शन लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 6 जो मेंबरान हैं उन्होंने पीटीआई के सर्टिफिकेट आपको दिए हुए थे, आपने कोई रीजन, कोई वजह, कोई लॉ बताए बगैर उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। किस लॉ के तहत आजाद डिक्लेयर किया? तो ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन से हो रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन से वो 13 जनवरी के जिस दिन ये बल्ले का निशान वापस लिया गया था, वो आखिरी तारीख थी जिस दिन निशानात जमा होने थे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो वो रात 11:30 बजे फैसला आया था और रात 12 बजे टाइम खत्म हो रहा था इलेक्शन कमीशन में सिंबल जमा करवाने का। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है कि एक कंफ्यूजन थी। फिर जस्टिस आयशा मलिक उन्होंने कहा था कि जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स दिए, तो 22 दिसंबर 2023 को आपने ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि बल्ले का निशान नहीं हम देंगे। तो जब आपने निशान वापस ले लिया तो देन एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने की है कि क्या इन उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड थी? तो उसका जवाब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वो नहीं थी। उसकी वजह यह है उनके उम्मीदवार, उनके जो नामजद थे, तजवीज कुनिंदगान थे, वो छुप रहे होते थे। किसी के पीछे पुलिस है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये एक पूरी सिचुएशन थी। अब ये कल आखिरी बात मैं करूंगा कि कल अब ये तय होना है कि क्या पीटीआई को इसमें फरीक बनने की इजाजत मिलती है, और दूसरा क्या बल्ले के निशान के केस की नजरसानी दरखास्त भी इसी के साथ सुनी जाएगी, और आखिरी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वसी तनाजुर में खोलेगी या वो लिमिटेड अपना जो अपील की हद तक जो है वो सुनेगी। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं बिल्कुल सिर्फ आधे मिनट में बताऊंगा कि ये जो कुछ भी कार्रवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसका ताल्लुक इलेक्शन से है, पार्टियों के बाहर निकलने से, लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह से। खान का जेल में होना एक अलहदा किस्सा है, तो इसको उससे मिक्स ना किया जाए।
कि खान पता नहीं खान जेल से बाहर आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो किस्से अलहदा हैं, ये किस्सा जरा अलहदा है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी इलेक्शंस का इनेकाद नवंबर में होने जा रहा है इस साल और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आगाज़ हो चुका है। सदर बाइडेन जो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो पहली डिबेट हुई उसमें ट्रंप का पलड़ा भारी नज़र आया और ये तासुर आया कि जो बाइडेन अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, क्योंकि उनमें वो एजिलिटी या शार्पनेस नज़र नहीं आई जो एक सुपर पावर को लीड करने वाले एक शख्स में होनी चाहिए। इस डिबेट के बाद खुद डेमोक्रेट्स में भी बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि बाइडेन की उम्र को लेकर उनकी कॉम्पिटेंस पर जो खदशात थे अवाम में, वो दूर करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिफारतकारी के महाज पर अमरीका के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। हुकूमत ने सीनियर सिफारतकार रजवान सईद को अमरीका में पाकिस्तान का नया सफ़ीर और आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान का एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात करने का फैसला किया गया है। इन तब्दीलियों की वजूहात भी जानेंगे, मगर सबसे पहले राव खालिद साहब, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हमने देखी, ज़ाहिर है कंसर्न्स हैं बाइडेन की एज को लेके, डिफेंड नहीं कर पा रहे थे वो, आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाते थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे पा रहे थे और ट्रंप काफ़ी हावी उन पर नज़र आ रहे थे। आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स के पास जो बाइडेन के अलावा कोई और ऑप्शन है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा करने के लिए? देखिए, सरदस्त जो है उनका जो बहुत ही, अगर हम कह ले कि खुशगुमानी करें तो कमला हारिस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। बाकी तो कोई प्रोमिनेंट लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आती राइट कि जो आगे आए। और दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो बाइडेन साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं क्या हुआ अगर डिबेट हार गया तो मैं जो है ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने कहा कि झूठ और सच का मुकाबला है और मैं सच हूँ और मैं ही जीतूंगा और मैं ही। कमला हैरिस भी कह रही है कि भाई हमारी पॉलिसीज से हमें जज करें, एक डिबेट से जज ना करें। जी जी जी, जो डेमोक्रेट्स में जितने सियाने हैं, बाराक ओबामा समेत, वो सारे परेशान भी हैं और बिटवीन द लाइंस कह भी रहे हैं कि बाबा जी थोड़ा सा सोचो, मरवा ना देना डेमोक्रेट्स को बिल्कुल ही, कि बजाय इसके कि एक इलेक्शन आ रहे हैं और आगे लंबा ही काम हमारा पड़ जाए। तो ये अच्छा बदकिस्मती ये है कि उनकी लीडरशिप, आई डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, उसमें लीडरशिप का क्राइसिस नहीं होता इस तरह से। अच्छा। कोई ना कोई कैंडिडेट 2, 3, 4 लड़ रहे होते हैं डेलीगेट्स के, उनकी सिलेक्शन होती है, डेमोक्रेट्स के अपने, रिपब्लिकन के अपने, जो उनके इंटरनल इलेक्शन होते हैं, जो प्राइमरीज होते हैं, फिर उनके डेलीगेट सिलेक्ट होते हैं, डेलीगेट्स फिर आगे वो 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स की चल रही होती है, फिर फाइनल आके 2-3 महीने पहले, जो 2 महीने पहले मेरा ख्याल फाइनल होता है उनका कैंडिडेट। तो ये तो शुरू से ही ये कैंडिडेट है। रिपब्लिकन के साथ मसला ये हुआ है कि वो ट्रंप के अलावा किसी को बना नहीं सकते, वो कोशिश भी करें तो। क्योंकि रिपब्लिकन के अंदर एक ये नया फिनोमेना आ गया है कि वो पॉपुलैरिटी उसकी इतनी हो गई है कि वो खुद अपने वो बन के खड़े हो गए। जी 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 जी। लेकिन असल जो बात है उनकी, वो डिबेट अपनी जगह पे, आगे भी होंगी डिबेट्स उनकी। असल मसला ये कि जिस तरह हम सोचते हैं हमारे अंदर काफ़ी फ्रिक्शंस हैं, वो काफ़ी दरारें हैं सोसाइटी के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की फिशर्स जिनको कहते हैं। अमेरिकन सोसाइटी भी तकरीबन 10-12 इश्यूज के ऊपर बड़ी डिवाइडेड है। उधर भी बहुत सीरियस किस्म की यानी मसाइल हैं और डिसइंटीग्रेशन की बातें वहाँ भी होती हैं कि ये कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुत्तहद कर सके, लोगों को एक जगह पे ला सके। वो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, उनके अंदरूनी मसाइल जो है ना, सही बात है। कौन सा ऐसा लीडर है जो उनकी अंदरूनी मसाइल को हल कर सकता है। लेकिन हम अपने, अगर हम देखें अपने तौर पे कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम जब देखते हैं कि हमें कौन सूट करता है, तो उसमें हम जब रिपब्लिकन की पॉलिसी अभी की देखते हैं, जब से ट्रंप आया है, हालांकि रिपब्लिकन को वॉर मॉन्गर्स कहा जाता था, ये दुनिया में जंगे छेड़ने वाले, करने वाले कहा जाता था। अब ये रोल भी उल्ट रिवर्स हो गया एक तरह से। ट्रंप कहता है कि हम दुनिया की जंगों में क्यों रहे, हमने अमेरिका को बड़ा ग्रेट बनाना है दोबारा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसका नारा है कि अमेरिका को दोबारा से हम कोई भी अजमत उसकी बहाल करेंगे। वो कहता है हमें क्या इन फजूल कामों में पड़ने की जरूरत है, ईरान से भी लड़ो, कोरिया से भी लड़ो, शाम में भी अपने बंदे घुसा दो, अफगानिस्तान में लगा, अफगानिस्तान से उन्होंने फौजें विड्रॉ करवाई, किस बुरी तरह से हुआ सारा प्रोसेस, लेकिन उसने करवा ली वो
तो वो अगर वो आता है तो हमें इस तरह से एडवांटेज होगा कि कम से कम हमारे दाएं बाएं कोई ऐसा मसला नहीं होगा किसी जंग में हमें घसीटा जाए या जो हो भी नहीं है उसको भी रोकने की वो कोशिश करेंगे, यूक्रेन की हो भले हमास। अच्छा, और जो बाइडेन भी अपनी पॉपुलैरिटी जो पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में वो भी लूज कर चुके हैं। जी वो मैं आपको बताऊं वो बड़ा डिफरेंट आदमी है। वो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के वो अगेंस्ट चलता है, एस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी बहुत मानता है लेकिन चलता अगेंस्ट है। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट उसकी राह में रुकावट जरूर डालती है। अगर आपको याद हो पिछली दफा वो मैक्सिको के दरमियान दीवार बनाने का वादा करके आया था। जी बिल्कुल। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया, कामयाब नहीं होने दिया उसको। वो किसी ना किसी तरीके उसको फंसाए रखते थे, कभी बजट में फंसा दिया, कभी और इश्यूज में फंसा दिया, तो वो उस तरह से नहीं होने दिया गया। तो एक और जरूरी हवाले से बात करूँ, हमारे यहाँ बहुत एक कहा जा रहा है कि जी वो ट्रंप आ गया तो उधर से डेलीगेशन आएगा, इमरान खान को बाहर निकाल लेगा। अच्छा, इमरान खान बाहर आए ना आए ट्रंप के आने से, लेकिन ये है कि ओवरऑल हमारे लिए और हमारे जैसे मुल्कों के लिए बहुत अच्छी सूरत होगी कि कम से कम जो इंटरफेरेंस है उनकी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस वो कम हो जाएगी। बात तो अभी भी आएंगे उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस काफी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है नजमुल साकिब साहब, अगर आप इस बात पर भी कमेंट करना चाहें, एक तरफ पॉपुलिस्ट ट्रंप है, दूसरी तरफ ज़ईफ बाइडेन है, कौन ये बाजी मारेगा? और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका में नए सफ़ीरों की तैनाती का मामला है पाकिस्तान में, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, या ये क्यों की गई हैं तब्दीलियाँ, कोई सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप इसकी? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बारे में कहूँगा, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि अमेरिकी किसको चुनते हैं। मुझे ये पता है पाकिस्तान के एंगल से मैं देखूं, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के एंगल से देखूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने आके वही करना है जो उनके स्टेट की पॉलिसी है। लिहाजा मैं अपना ज़्यादा वक्त जो है वो इसमें सर्फ नहीं करना चाहता, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि जी ये अच्छा और वो अच्छा है। अच्छा, ये आपने जो सफ़ीरों की तैनाती की बात की है ना, पता नहीं अब 108 दिन हो गए हैं या 110 दिन हो गए इस हुकूमत को। मेरे नज़दीक पहला इकदाम किया है इस हुकूमत ने जो कि सराहना चाहिए। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। आपके 92 के जो अभी बताता हूँ, 92 के जो आपके देखने वाले हैं उनके ज़हनों में हो सकता है कुछ सवाल हों कि ये सफ़ीरों की तैनाती ये कौन थे, जो आने वाले हैं वो कौन थे, और ये इस वक्त क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए सरदार, हमारी जो अमेरिका की जहाँ तक बात है ना, वहाँ पे हमारी एक एम्बेसी है वाशिंगटन में, वहाँ एक सफ़ीर होता है जो दो तरफा ताल्लुकात को देखता है, यानी पाकिस्तान और यानी अमेरिका के ताल्लुकात को जो देखता है वो वाशिंगटन में तैनात सफ़ीर होता है, और वो है सरदार मसूद खान साहब, जो रिटायर हो गए, बहुत ज़बरदस्त अफसर थे, लेकिन उनको जो है, और वो जो हमारे यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, वैसे इतने लेवल से इतना आना मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने वक्त की ज़रूरत को देखा और मुल्क की खिदमत का जज्बा चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो वो वापस आ रहे हैं और उनकी जगह रिजवान सईद शेख साहब जा रहे हैं। इनके पास अभी कुछ 4 साल हैं, ये कुछ तकरीबन 56 साल के हैं। अच्छा, करियर ऑफिसर हैं, बेहतरीन अफसर हैं, और इनको यानी मल्टीलैटरल यानी वो जो है ना, सॉरी इनका जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, बायलैटरल का। अच्छा, अब आते हैं आप न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क में हमारा परमानेंट यानी वो हिसाब किताब है, यूनाइटेड नेशंस को वो सफ़ीर डील करता है। वहाँ पे मुनीर अकरम साहब थे और वो बड़े अरसे से वहीं पे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रही बात कि आसम इफ्तिखार साहब जो हमारे, याद रहे कि आसम इफ्तिखार और रिजवान सईद जो शेख हैं, ये दोनों बैचमेट्स हैं, 1993 का बैच है, और दोनों ही हमारे बरखुरदार बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं, कॉम्पिटेंट अफसर हैं। अब एक नई चीज़ जो इसमें हमें नज़र आई है वो ये कि मुनीर अकरम साहब की जगह भेजने की बजाय इन्होंने एडिशनल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की एक नई पोस्ट ही सामने आई है। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस की यानी ख्याल रखता है और वहाँ की कार्रवाइयों वगैरह को देखता है, वो PR होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क। अच्छा। उसका एक DPR होता है। ये एडिशनल जो है ना, इसकी समझ नहीं आई। देखिए, ये सारी बातें बताने के बाद और हुकूमत के इस इकदाम को सराहने के बाद, बॉटम लाइन, जो सिफारत खाने होते हैं वहाँ पे सफ़ीरों को भेजा जाता है या बाकी डिप्लोमेट्स को भेजा जाता है, 2 चीज़ें उसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो फॉरेन सर्विस का बंदा हो,
क्योंकि उसकी तो ट्रेनिंग ही यानी 30-35 साल की उसकी सर्विस होती है, कम से कम 20-25 की तो होती है। दूसरा ये जो आप सियासी तौर पे भेज देते हैं इसका भी ठीक है, लेकिन की कंट्रीज में हाजिर सर्विस जो आपके वो हैं अफसरान, उनको भेजना चाहिए। और अब मैं आता हूं जो मैंने पहले बात की थी कि सराहना है, ये दोनों अफसरान जो आ रहे हैं ये हाजिर सर्विस नहीं थे, जो दोनों अफसरान जा रहे हैं ये हाजिर सर्विस है, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है जो सफ़ीरों की तैनाती हुई है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? और दूसरी बात ये कि जो नज़मुल साकिब साहब ने बात की प्रेसिडेंशियल डिबेट से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड, आपको लगता है कि अमेरिका से ताल्लुकात अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो किस लीडरशिप का हमें फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है? अगर इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। ताल्लुकात तो जो अगर ट्रंप आते हैं तो इस खत्ते के लिए बहरहाल मेरा ख्याल है बेहतर होंगे, हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पॉलिसी है अमेरिका की भी, वो स्टेट की जो पॉलिसी होती है वही पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू होती है। डिबेट के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा पाकिस्तान और अमेरिका के तनाजुर में कि डिबेट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। एक तो ये एक मेरा ख्याल है एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों आते हैं मीडिया पे आके उनको टाइम दिया जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है। 2020 में जब बाइडन और ट्रंप के दरमियान डिबेट हुई थी तो वहाँ बड़ी बदमज़गी हुई थी और वो डिबेट ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो सकी थी। तो इस दफा उसके पूरे क़वायद और ज़वाबत जो है वो बना दिए गए। 90 मिनट का टाइम, 2 मिनट एक सवाल के जवाब में, और एक्स्ट्रा उन्होंने कहा कि 1 मिनट जो है वो दे सकते हैं, प्लस उन्होंने कहा कि कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं होगी, रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, कोई सामीन नहीं होंगे। पिछली दफा 2020 में ये हुआ था, सामीन थे, हुल्लड़बाजी और इस किस्म का जो है माहौल बन गया था, और उसके बाद ये हुआ। और इसके अलावा आप देखें कि 90 मिनट में जो बाइडन ने अपनी पॉलिसीज जो प्रीवियस और जो तसलसल देना है उसको बताना है, और जो ट्रंप है उन्होंने बताना है कि मैं कितना बेहतर हो सकता हूं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस जो डिबेट थी उसमें देखी गई कि वो उसकी तवानाई कितनी है और कितना सेहतमंद है। बाकी तो पॉलिसीज तो है ही हैं, तो उसमें भी इस के नंबर भी जो है वो जो देखने वाले थे उन्होंने जब वोट किया है तो उसमें जो बाइडन जो है वो फिजिकली भी उनके मसाइल हैं, उनकी सेहत के मसाइल में भी हैं, जो तवानाई है वो जो जिस तरह ट्रंप जो है वो उसको कर रहे थे डिबेट को। और एक और बात जो प्लस पॉइंट दिया गया है ट्रंप को कि वो कहते हैं कि जो सदर ट्रंप हैं वो बड़े स्ट्रेट रहे अपने सवालात को, अगरचे उनके हवाले से ये आता है कि वो दरमियान में बोल पड़ते हैं। अच्छा, एक और भी था कि जिस पे सवाल होगा जवाब उसने देना है, दूसरे का माइक बंद है, और दूसरे पर सवाल होगा तो इसका माइक बंद है, दरमियान में क्रॉस टॉक भी जो है वो इनकी नहीं हो सकती थी। तो जो ट्रंप हैं वो बड़े एक्यूरेट रहे, और इसीलिए उनको जो है वो ज़्यादा जो मुबासा है वो उन्होंने जीता है। और उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से अब जो बाइडन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि ये जो सदारती उम्मीदवार के तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन वही बात जो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी हेल्दी डिबेट है। वहाँ पे देखें कि यूक्रेन का जो इशू है उसको डिस्कस किया गया, इसराइल हमास, वहाँ पे जो फ़लस्तीन का मामला है वो जो डिस्कस हुआ, इंटरनली उनके टैक्स के इशूज़ थे या जॉब्स के जो मामलात हैं वो जो है वो डिस्कस हुए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की कोई हेल्दी एक्टिविटी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन एक और पहलू भी बड़ा अहम है, कि जो सदर ट्रंप है उनका एक मैं बयान पढ़ रहा था तो उनके ये सवाल हुआ कि आप जो है वो क्या इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुनसिफाना रिजल्ट्स आए तो हम मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक माइंडसेट जो है वो अगर हमारे यहाँ आए तो वहाँ पे भी मौजूद है। माजी में भी वो इलेक्शन रिजल्ट्स पे सवालात जो है वो उठाते रहे हैं। इसी तरह एक और बात कि जब ये सदर ट्रंप हैं उनको ये 34 इनके इल्जामात थे इन पर, उन इल्जामात में जब उनको ये साबित हुए कि आपके दुरुस्त इल्जामात हैं, तो उन्होंने सदर ट्रंप ने ये कहा, जज जो थे जिन्होंने उन पे इल्जाम ये फैसला दिया था उन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो जो बाइडन की जो है वो कैंपेन बुनियादी तौर पर कर रहे हैं, असल फैसला नवंबर के पहले हफ्ते में होना है जो अवाम ने करना है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस सारी डिबेट का जो है वो पहलू और जो ट्रंप की पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप इंडिया की जीत के साथ कल अपने अख्ताम को पहुंचा और चोकर्स एक बार फिर चोक कर गए। इस दफ़ा भी वो ये ठप्पा हटाने में नाकाम रहे, जबकि आखिरी 4 ओवर्स में क्लासन की शानदार बैटिंग की वजह से 1 बॉल 1 रन पर इक्वेशन आ चुकी थी। मगर जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ बॉलर, क्या ओवर्स उन्होंने दिए डॉट बॉल्स के साथ, और सूर्य कुमार यादव के माइंड ब्लोइंग कैच ने साउथ अफ्रीका को मुकम्मल तौर पर चोक कर दिया। खैर नाज़रीन, ये तो बातें पराए ममालिक की हैं। अपने अंदर अगर जाके तो पाकिस्तान तो सुपर 8 मरहले तक भी नहीं पहुंच सका। चेयरमैन पीसीबी ने मेजर सर्जरी का इंदिया तो दिया है, मगर पाकिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप से क्या सीखा, इसी पर बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, आप रियाज ने एक रिपोर्ट दी है कि कहाँ कहाँ हमसे मसले हुए, कहाँ कहाँ खामियाँ थी। उन्होंने कहा कि भाई कौमी टीम ने स्किलफुल क्रिकेट नहीं खेली। फिर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को कोऑर्डिनेशन और प्लान पर एग्जीक्यूशन उनकी जानिब से नहीं की गई। फिर ये कि एक जज्बे के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना चाहिए था, और ये कि भारत के खिलाफ मैच के जीत के इरादे को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या यही मसाइल हैं हमारे, या इससे बियॉन्ड भी कुछ है? एक फिक्रा, एक ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहूँगा जो आपने इंट्रो में अपने बोला है ना, कल के मैच के बारे में। जी देखिए, वो सूर्य कुमार यादव का कैच हो जाए या यानी क्लासन को अगर 5 मिनट और मिलते, ये बातें तो होती रहती हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो कल इंडिया नहीं जीता, कल साउथ अफ्रीका हारा है, और उनकी वो चोक होने वाली बात अभी तक कहीं ना कहीं पे मौजूद है। देखिए, कुछ सीखा हमने इस वर्ल्ड कप से। अब आते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं जरा क्विकली बोलूंगा क्योंकि मेरे पास 47 पॉइंट्स थे, मैंने उनको 27 में किया, और अब मैं सिर्फ 10 फिक्रे बोलूंगा। मेरे पास यानी इतना ही टाइम होता है। जी, कुछ सीखा कि नहीं सीखा पाकिस्तान ने, ये तो नहीं पता। क्या सीखना चाहिए, वो 10 आपको फिक्रे बोल देता हूं, 10 पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट, मुल्क के लिए खेलेंगे तो जीतेंगे, इनफरादी तौर पे काम नहीं चलेगा। मैदान में आए तो जीत के लिए आए, अगले मैच में जगह बनाने के लिए ना आए। तीसरा, वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 हफ्ते पहले फाइनल करें। चौथा, बैटिंग ऑर्डर स्पेशली पहले चार आपके जो बैट्समैन हैं उनकी पोजीशन पक्की कर दें। पांचवा, T20 दिलेरी और पावर हिटिंग की गेम है, टेस्ट मैच नहीं है। T20 दिलेरी और पावर हिटिंग की है। आपको एक अब्दुल रज़ाक, एक इमरान नज़ीर, एक शर्जील और एक शाहिद अफरीदी, इनमें से 2 चाहिए। ढूंढें अगले आपका जो आ रहा है ना, जो आएगा T20 का वर्ल्ड कप, उससे पहले 2 इनमें से आपको ढूंढने हैं। कप्तान को कप्तानी सिखाएं, खास तौर पे 3 चीजें: पिच को कैसे रीड करना है, बॉलिंग कैसे चेंज और किस वक्त करनी है, और फील्ड प्लेसमेंट क्या चीज होती है। ये 3 चीजें कप्तान को कप्तानी सिखाते हुए जरूर सिखाएं। 7वां, सिलेक्शन कमेटी के लिए पर्ची बरदारों की बजाय प्रोफेशनल्स रखे जाएं सिलेक्शन कमेटी में। 8वां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ प्रेशर हैंडल करने के लिए भी कोई एक्सपर्ट ढूंढें जो खिलाड़ियों को बताए कि बड़ा मैदान होता है, जब वर्ल्ड कप होता है तो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। ठीक बात है। पेनल्टी मेट। नंबर 9, अक्सर खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती, कोई पाकिस्तानी कोच रखें। और आखिरी है, हिम्मत करके जीते और लड़कर हारे, हमें कोई एतराज नहीं हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राव खालिद साहब, हमने कल के मैच से भी ज़रा हम कैप्टनसी की क्योंकि बात की ना, कल इंडिया ने जिस तरीके की कैप्टनसी भी दिखाई है, जैसे 18वां या 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह से करवाना है या आखिरी ओवर तक उसको लेके जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो कि लिया रोहित शर्मा ने, और उसके नताइज हमने देखे। इस तरह की कैप्टनसी पाकिस्तान में क्यों नज़र नहीं आती? डर डर के खेलते हैं। देखिए, मसला ये है कि उनको नौकरियों की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी मेरा ख्याल और भी उनके काम शाम हैं, साथ कारोबार भी करते हैं। अच्छा। बाकी चीज़ें भी हैं। हमारी तो रोटी रोज़ी इसी से है, तो वो फिक्र पड़ जाती है बंदे को कि मैं अगर कुछ गलत हो गया तो इस तरह ना हो जाए, और मुझे टीम से ना निकाल दे, और मुझे पता नहीं टीम में रखेंगे नहीं रखेंगे। यानी हमारे जो बुनियादी मसला आता है, मैं बहुत पहले भी कह सकता हूँ, एक तो मेंटल स्ट्रेंथ हमारे लड़कों की तरह उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो डट जाएँ किसी भी बात के ऊपर, या अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है, अंडर प्रेशर वो कैच पकड़ना कितना मुश्किल काम था।
जी मैंने भी 5 एक पॉइंट लिखे हैं, उसमें ये पॉइंट भी है, वो मैं बताता हूँ आपको। नुकात मेरे भी हैं कुछ। अच्छा, 6 नुकात हैं, बल्कि 5 नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाले नहीं है, लेकिन 6 नुकात है। वी होप नॉट। तो वो हमारे यहाँ ये हर वक्त खदशा रहता है खेलते हुए कि पता नहीं जितना बेहतरीन खिलाड़ी हो किसी एक परफॉर्मेंस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जितना बुरा खिलाड़ी हो किसी एक परफॉर्मेंस में टीम में शामिल कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक खामी हमारे यहाँ जो समझी जाती है, और दोनों टीमों को ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। पूरे अपने पूल मैचेस जीते, आगे जीते, सारे मैच जीतते हुए आए हैं, और वेल डिजर्व्ड था दोनों का फाइनल, और फाइनल बहुत अच्छा हुआ। वन साइडेड मैच हो रहे थे, सेमीफाइनल दोनों हुए जिस तरह से, तो मुझे खदशा था कि उस तरह का ना दोनों टीमों ने फाइट की। चोकर वो है, लेकिन अब वो सेमीफाइनल में होते थे, अब फाइनल में आ जाके चोक किया है। ज़ाहिर है किसी एक नहीं जीतना होता है, आप छोटी मोटी गलती से चीज़ें आगे पीछे हो जाती। अब मेरे नुकात सुन लें। नंबर 1 हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जब जल्दी विकेटें गिर जाएं तो कैसे खेला जाता है, इनिंग्स को आखिर तक कैसे ले जाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग कैसे की जाती है। चाहे क्लासन जैसा बैट्समैन खड़ा हो, उसको अगर आपने आउट करना है या रोकना है तो किस तरह से उसको, मिलर खड़ा है उसको किस तरह से रोकना है आपने। तीसरी बात है कि फील्डिंग कैसे की जाती है। उसमें स्काई का कैच जो है सूर्या कुमार यादव का, वो एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। उस वक्त उसने कैच नहीं मैच पकड़ा है उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मिलर का अगर एक शॉट लग जाती तो उसने रुकना कोई नहीं था फिर, और रन रेट तो पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं था, रन बॉल था। फिर चौथा पॉइंट मेरा ये है कि साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, उसका हर खिलाड़ी हीरो है, बेहतरीन प्रोफेशनल है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, एज वन यूनिट होके खेलते हैं, साजिशें नहीं करते। अगर कोई चीज़ ऊपर होगी या नीचे होगी, हो गया है, कोई मसला हो गया। और आखिरी जो मेरा छठा पॉइंट है, नुक्ता, वो ये है कि उनसे सीखने की बात ये है कि भारत या कोई भी टीम जितनी भी दुनिया में है, इसमें कई खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। ये हमारे सीखने की बात। ठीक है साकिब, अपने लिए नई टीम के लिए खेलना चाहिए, ये इसकी बड़ी कल मिसाल एक विराट कोहली ने अपनी स्टेटमेंट में दी, जब उनसे कहा गया कि आपने कहा था सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाना चाहिए, तो आज आपको कंधों पर उठाना चाहिए। जब उन्होंने ऐलान किया रिटायरमेंट का, तो उन्होंने तब भी ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं उठाना चाहिए, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए। दैट वाज द ब्यूटी। बिल्कुल, कल जो मैच था और जो कारकर्दगी थी भारत की, और ख़ास तौर पर जो आखिरी 2 ओवर हैं, जब इतना प्रेशर था, उस प्रेशर में कैच भी हुआ, उन्होंने जो है वो पूरा वो जो मैच था वो संभाल लिया। हालांकि उस 1 ओवर में 20-22 रन जो है वो पड़ चुके थे और बड़ा क्लोज था, और ऐसे लग रहा था जैसे हो सकता है साउथ अफ्रीका एक आध ओवर पहले ही जो है वो स्कोर पूरा कर ले, लेकिन उन्होंने मैच संभाला उस प्रेशर में। ये कोई जो है दो राय नहीं है इसमें। और अगर हम अपनी टीम की बात करें तो वहाब रियाज, जो ज़का अशरफ साहब जब थे तब भी और अब भी जो है वो वही मौजूद हैं, और उनकी अपनी कारकर्दगी, और वो टीम में खुद सेलेक्ट हो रहे थे, और अब जो है वो सारे इस प्रोसेस में शामिल हैं और वो रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो उन पे आता है कि उनकी क्या पोजीशन है। पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड से, यूएसए से, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे, इन टीमों से भी पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली पास्ट में हारे हैं, और नेक्स्ट अब बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है। तो ये जो सर्जरी वाली जो बात थी, वहाब रियाज जैसे लोग जो है वो भी अगर मौजूद रहेंगे तो फिर तो अजीब ही सूरत हाल रहेगी। बाकी टीम डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम बहुत डाउन हुई है। अब जब ये अफगानिस्तान हारा तो ये मतलब जीता, जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तो ये बात होने लगी कि एशिया में दूसरे नंबर पर जो है वो टीम जो है वो अफगानिस्तान की है। तो ये यहाँ तक जो है वो पोजीशन पहुंच चुकी है। फिर खास तौर पर भारत से, और जो कैप्टेंसी थी जो, उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे ग्राउंड में उतर कर, कैसे वो प्रेशर को लेकर हिम्मत जो है वो करके जो जीतना होता है वो करना। हमारी टीम भारत के खिलाफ जब भी उतरती है मैच के लिए तो उनका ऐसा अजीबोगरीब किस्म का प्रेशर आता है, समझ ही नहीं आती जो है वो वही बात। और आखिरी बात, जिस तरह राव साहब ने कहा कि जब आप
किसी ने अगर रिटायरमेंट ले ली है तो फिर घर जाए, वो दोबारा फिर उसको लेके आना और एक जो इस किस्म की चीज़ें जो करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो नए जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे लाएं, उनको जो खेल सकते हैं और मेरिट पर उनको जो है वो आगे लाया जाए। तो साकिब, क्या खबरें क्या चल रही हैं कैप्टनसी के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, या कोई नए प्लेयर्स शामिल करने के हवाले से अपडेट क्या है? नहीं, बाबर, रिजवान या शाहीन, आप इनको तो आउट मेरा ख्याल नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? इनकी जो पर्सनल कैपेसिटी में जो इनकी कारकर्दगी है वो तो उसमें तो बहरहाल बहुत डाउन भी नहीं है। इनको तो आप टीम से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सीरीज है वो है टेस्ट सीरीज है, उसमें शान मसूद जो है कैप्टन है, तो उनकी कैप्टनसी में मैचेस होने हैं। अब उसमें डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये बाहर तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो क्योंकि सर्जरी की बात हुई थी तो तब से लेकर अब तक अमली तौर पर हुआ कुछ नहीं है। ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद ये खबर आ रही है कि अब कुछ शायद कुछ एक्शन नजर आएगा। ठीक है नजमुल साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुकूमत ने किताबों पर 10% सेल्स टैक्स का प्रपोजल वापस ले लिया है और किताबों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया है। ज़रूरी सवाल ये है कि जिन ख़वातीन व हज़रात ने बजट तरतीब दिया या बजट अप्रूव किया, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने आखिरी मर्तबा कोई किताब कब पढ़ी थी। आज का गैर जरूरी सवाल, मुल्क भर में लोड शेडिंग जारी है। कहीं बिजली 8 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 20 घंटों तक नहीं आती। गैर जरूरी सवाल यह है कि अगर किसी घर में बिजली का कोई एक बल्ब भी ना जले, कोई एक यूनिट भी खर्च ना हो, तो क्या उस घर में बिजली का बिल आएगा या सिर्फ उसको सरचार्जेस देने पड़ेंगे? तो ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।